तो 1 घंटा 27 मिनट का वक्त अब बाकी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह 1 घंटा 27 मिनट बाद शुरू होगा। उससे ठीक पहले मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे चेहरों को लेकर एक एक करके विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है और कौन सा चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। और ऐसा ही एक चेहरा है एस जयशंकर का। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, राजनीति से नहीं आते हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और एस जयशंकर राज्यसभा के मेंबर हैं और विदेश मंत्री रहे। पिछली सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल बेहद सफल माना जाता है और काफी चुनौतीपूर्ण रहा उनका कार्यकाल एस जयशंकर का। और अगर हम कहें कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपनी टफ स्ट्रेट स्टेटमेंट्स के साथ जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो अपने आप में काफी ज्यादा सराहा गया। मासेस के बीच में भी, मास लीडर नहीं है लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो काफी पॉपुलर रही। हाँ, एक्चुअली उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को एक मास टच दिया। yes. जिस तरह की बातें उन्होंने की और एक कॉम्बैटिव सा अग्रेसिव स्टैंड लिया, आक्रामक किस्म का पश्चिमी राष्ट्रों के बनाम खासकर, उससे उनको एक लोकप्रियता मिली कि साहब क्या जवाब देते हैं, क्या बात को काटते हैं, किस तरह से एक अपना पक्ष रखते हैं। तो ये डेफिनेटली उनका एक मास्क कनेक्ट की जो मोदी जी की एक पॉलिटिक्स हिंदी भी अच्छी सीख लिया उसमें वो, हाँ, उसके अंदर वो एक कारगर पुर्जा साबित हुए। और डिप्लोमेट तो वो है ही पार एक्सलेंस भाई, जो बीजिंग और वॉशिंगटन में एम्बेसडर रह चुका हो, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुका हो और जिसकी प्रीडिग्री ऐसी हो, उनके फादर इतने सीनियर राजनयिक थे, तो वो सब तो उनके साथ जाता ही है। समीर जी, जिस तरह से मोदी जी ने एक नई परिपाटी शुरू की थी कि आप अपने जो सफल अधिकारी हैं, सफल डिप्लोमेट हैं, सफल अधिकारी हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव मैसेजिंग थी। देखिए, सिर्फ मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला अध्यादेश लेकर आए थे वो दूसरे ही दिन नुपेंद्र मिश्र को प्रधान सेक्रेटरी बनाने का। उस अधिकारी को पसंद करते थे कि बढ़िया परफॉर्म रहे, तो उन्हें वो लेकर आए अपने मिनिस्टर के साथ कि मेरा प्रधान सचिव बनी है। उसके बाद आप देखिए, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी तो जयशंकर उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। सुषमा स्वराज जब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो उस समय जयशंकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे, मुझे लग रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पहचाना और जब रिटायर हो गए मतलब जयशंकर, तो 1 साल का एक्सटेंशन उनको दिया गया था। तय हो गया था कि जरूर उनकी कोई ना कोई भूमिका तय की जाएगी और फिर सीधा 2019 में सीधे उन्हें मिनिस्टर बना दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दिया गया। बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहा, निर्विवाद रहे। कभी मतलब इतना सेंसिटिव मंत्रालय देखने के बाद भी कभी ऐसा रहा नहीं कि कोई कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दिया हो, उनके बयान से कई विदेशों में कोई किसी तरह की मतलब प्रतिक्रिया आई हो या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगा हो कि उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। बेहतर काम करते हैं, शांत रहते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं और संगठन की जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं। मतलब कई संसदीय सीटों की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का। और सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, कि फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद भी उनकी पूरा जो एक शख्सियत उन्होंने बना के रखी, वो ऐसी रखी कि वो फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है। वो जो पैकिंग ऑर्डर में अपनी जगह को सही फिट कर देना, वो भी एज अ ब्यूरोक्रेट उनको आता था। बड़ी बात है। गुजरात से उन्होंने राज्यसभा भेजा गया, मतलब एक बड़ा ये भी रहा उनके संग। मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, एमए उन्हीं के पास रहेगा। हरदीप पुरी भी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ 1-2 और आने वाले समय में बड़े ब्यूरोक्रेट से वो भी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। हरदीप पुरी का मंत्रालय तो शायद टीडीएस टीडीपी मांग रहा है ना? बिल्कुल मांग रहा है, वही देखना होगा कि विश लिस्ट है वो वापस। अच्छा, इस मंत्रालय को लेकर तो नहीं है ना, विदेश मंत्रालय को? आई थिंक उनका सबसे ज्यादा अश्योर्ड पोर्टफोलियो अगर आप आंख बंद करके कह सकते हो तो वो जयशंकर का ही है। ठीक है, चलिए। और नड्डा जी भी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं और नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, तो उनके लिए पोर्टफोलियो क्या चुना गया मोदी जी द्वारा? स्वास्थ्य था उनका पुराना पोर्टफोलियो, तो अब देखना होगा कि इस बार क्या रहेगा। कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट निकल कर आ रहा है क्योंकि अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल भी समाप्ति की तरफ आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और किसी भी अध्यक्ष को लगातार 2 कार्यकाल ही मिल सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनावों के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसा माना जा रहा था कि उनका कार्यकाल जरूर 2024 तक बढ़ा है, लेकिन इसके बाद सरकार में भूमिका हो सकती है। आपको बताएं कि 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले नड्डा को मोदी 3.0 में अहम पोर्टफोलियो मिल सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। उसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर आते थे, वो इस बार इस पोर्टफोलियो में यानी कि इस पूरे मंत्रिमंडल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा का नाम शामिल हो रहा है। तो क्या एक बार फिर पुरानी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा? देखिए, उनको अब पार्टी प्रेसिडेंट के बतौर वो आ रहे हैं यहाँ पे,
तो उनको लाइट वेट पोर्टफोलियो तो नहीं मिलेगा। हेल्थ को मैं पर्टिकुलरली कोई हैवी वेट भी नहीं मानता जी बिल्कुल। बट अब इस बार उनको क्या जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर देते हैं ये हमें आज रात कल सवेरे मुझे मालूम लग रहा है पड़ेगा। उनको पेट्रोलियम दिया जा सकता है, पार्लियामेंट्री अफेयर दिया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अफेयर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम दिया उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है। फिर मुझे लगता है कि एनर्जी भी ऐसा एक बड़ा मंत्रालय है कि जहाँ एनर्जी पे काफी काम होना है, वो दिया तो जा फिर सकता है। पीयूष गोयल को अगर वित्त नहीं मिला तो वो भी तो संभालेंगे ना कुछ। हाँ मतलब उनके पास मंत्रालय कॉमर्स काफी नहीं था क्या पहले? कॉमर्स, हाँ। पहले क्या एक मंत्री के पास 3 मंत्रालय हुआ करते थे, जैसे आईटी मिनिस्ट्री और रेलवे इनके पास थी। अब उनमें से एक मंत्रालय दे दिया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि बड़ा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ सिक्योरिटी में नड्डा जी नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जो अनुराग ठाकुर वाले खाली हुए हैं जहां पे वैकेंसी हुई है उसे कौन सा मंत्री? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसके खाते में जा रहा है? खेल मंत्रालय। INB तो मुझे लगता है कि मतलब किसी मतलब नड्डा जी को तो नहीं मिलेगा INB, वो छोटा मंत्रालय अगर वैसा देखा जाए तो कैबिनेट के हिसाब से। नड्डा जी को मुझे लगता है बड़ा मंत्रालय मिलेगा, तो अर्बन डेवलपमेंट नड्डा जी को दिया जा सकता है, मेरे ख्याल से पेट्रोलियम दिया जा पार्लियामेंट्री सकता है। अफेयर्स जो आप कह रहे Parliamentary हैं, affairs। क्योंकि इस गवर्नमेंट को चलाने में पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, हाँ। एक अच्छा सुलझाव व्यक्ति हो हाँ। जो सबको साथ लेकर चल सके, और हमेशा बड़े क्योंकि मंत्री को विपक्ष मिला बहुत है, स्ट्रांग है। अब 2014 और 19 वाला विपक्ष नहीं है, तो वो भी एक लगातार उसके साथ भी एक बिल्कुल। फ्लोर प्रमोद महाजन जी के पास रहा, अरुण जेटली जी के पास रहा, बड़े लोगों के पास पार्टनर्स को मंत्रालय रहे। मैनेज करना, तो फ्लोर मैनेजमेंट पार्लियामेंट की इस तो बार पार्लियामेंट्री अफेयर दिया जा सकता है नड्डा बड़ी जी को, मुझे चुनौती लग रहा है। रहेगी। ये प्रहलाद जोशी साहब के पास था, फिर और उनके पास पिछले भी था 4 प्रहलाद दिनों से जोशी का, चर्चा थी बिल्कुल। कि शायद वो स्पीकर बन जाएंगे, तो अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो पता लगता है, लेकिन हालांकि उनको आज चाय पीने बुला लिया था प्रधानमंत्री। हाँ, तो स्पीकर तो नहीं बैठे बन हुए रहे थे। जी चलिए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कैबिनेट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। चाय का न्योता उनको भी आया। लगातार दूसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी 3.0 में अहम मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। गुना से बम्पर जीत हासिल करने वाले सिंधिया मोदी 2.0 में सिविल एविएशन मिनिस्टर का पदभार संभाल चुके हैं। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से एक बार जीत कर आए हैं, दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की? संजीव जी, आप देख रहे हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई भी भूमिका हो, वो जिसके लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे वो पद तो उनको मिला नहीं। MP के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए छोड़ी थी उस कुंदक में उन्होंने कि ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उनकी दाल नहीं करने दे रहे, उस नाराजगी में वो गए थे। तो अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है बीजेपी में, उससे तो कहीं बड़ा कद वो हमेशा से कांग्रेस में एंजॉय करते रहे। अब की बार देखिए उनकी कैसे पदोन्नति होती है कि उनका पुराना जो स्टैचर है वो पुनर्स्थापित हो। और टेक्नोलॉजी से चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने वाले अश्विनी वैष्णव को लगातार दूसरी बार भी कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी। IT से एमटेक और पूर्व IAS अश्विनी वैष्णव पिछली सरकार में रेल और संचार मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं। ओडिशा से राज्यसभा सांसद मोदी के 3.0 में भी कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। जब हम बुलेट ट्रेन का और जिस तरह से हम नई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अश्विनी वैष्णव कंटिन्यूटी के नाम पर क्या कंटिन्यू रह सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव के पास रेलवे मंत्रालय रहेगा। देखिए, रेलवे मंत्रालय में बहुत बड़ा पैसा प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं, और रेलवे के अंदर जो कायाकल्प हुआ है, प्रधानमंत्री लगातार रेलवे मंत्री बदले भी बहुत गए। सुरेश प्रभु सबसे पहले बने, वो गए। उसके बाद कर्नाटका के सदानंद गौड़ा रेल मंत्री बने थे, फिर वो चले गए। उसके बाद पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय आया। तो रेल मंत्रालय में एक्सपेरिमेंट भी प्रधानमंत्री ने बहुत किया, बहुत जल्दी जल्दी भी बदले। लेकिन पीयूष गोयल लंबे समय रेल मंत्री रहे। उसके बाद जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय मंत्री पे तो नजर सहयोगियों की भी है ना, विश लिस्ट में वो शामिल है रेल सहयोगी मंत्रालय। में बिहार की बेसिकली है कि हमेशा बिहार के पास आप देखो, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय जगजीवन राम के पास था। इंदिरा गांधी थे तब भी रेलवे देखेंगे तो पांडे जी के पास था। बिहार के वीपी सिंह के समय जॉर्ज फर्नांडिस के पास था। उसके बाद नीतीश कुमार के पास रहा। उसके बाद रामविलास पासवान के पास रहा है। लालू प्रसाद यादव के पास है। तो मुझे लग रहा है कि जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बीजेपी के पास रहेगा। एक नाम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो और इस नाम को लेकर सभी लोगों के अंदर कौतूहल है, क्योंकि इस बार मिली जुली सरकार है और मध्य प्रदेश में इस बार मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा नाम जो आया है वो है पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान का। रिकॉर्ड जीत दर्ज कर आ रहे हैं राज्य से। अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी, तो यहां उम्मीद है कि दिल्ली में उसको जस्टिफाई किया जाएगा, कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन अगर CCS में नहीं तो फिर कहां, संजीव जी? नहीं, CCS के बाहर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। नहीं तो CCS में तो 4 ही आ सकते हैं ना। अब कितने जनों को आप 4 में 40 तो शामिल नहीं कर सकते। नहीं, उम्मीद कर रहे थे कि फेरबदल हो जाए। शिवराज बहुत सीनियर हैं, लेकिन अब वो राजनाथ से सीनियर नहीं हो सकते। निर्मला अगर रहे फाइनेंस में तो अमित शाह चाहे जूनियर हो उनसे, लेकिन भाई सबसे ज्यादा करीबी नहीं हो सबसे सकते। सीनियर नहीं है। सबसे सीनियर तो है ही वो।
तो शिवराज को अच्छा हैवीवेट पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, लेकिन अगेन उन्हें जो भी पोर्टफोलियो मिले उसे प्रोजेक्ट ऐसे किया जाएगा कि जो कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कल्चर हो, चाहे एक्चुअली बीजेपी स्कीम ऑफ थिंग्स में दूसरे भी तो बहुत जो अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते, लेकिन उनका जो एक सिविलाइजेशनल व्यू पॉइंट है उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे मंत्रालय इम्पोर्टेंट होंगे, बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी सीसीएस में ले चैलेंजिंग सकते है। हैं शिवराज को, क्यों नहीं लिया सकता? मतलब मुझे लग रहा है कि सीसीएस में क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आ सकते हैं। भाई बहुत प्रॉब्लम senior यही leader है मतलब जो अभी पार्टी में प्राची जितनी ने बात जिम्मेदारियां कही जी, कि खबरें तो आप- ऐसी भी थी कि स्पीकर में भी जा सकते हैं और संगठन में भी देखिए, जा सकते हैं, तो शिवराज सिंह इसीलिए चौहान ऐसा चाय का कैलेंडर न्योता है, आ गया, इसी वो बात पे सभी शिवराज खुश पोस्ट होंगे। के लिए मतलब क्वालिफाई करते हैं, और इतने सीनियर लीडर है पार्टी में, जितनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, आज एक भी ऐसा नेता नहीं जितनी जिम्मेदारी है चलिए। शिवराज सिंह चौहान किसी ने पार्टी में अच्छा उठाई जी, है। की चर्चा तो लगातार देखिए जारी रहेगी, क्योंकि अभी वक्त बाकी है जब मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विरोधियों की तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि वो सियासत के चैंपियन हैं।